जय माता दी, सभी को राधे राधे। यहाँ तक हो गया था तुलसीदास के बारे में एक रोचक किंवदंती है कि रामचरितमानस में पहले वे संस्कृत में लिखना चाहते थे, पर जितना वे दिन भर में लिखते उतना रात भर में मिट जाता था। तब शंकर जी ने स्वप्न दिया कि तुम जनभाषा में रचना करो और वह स्थायी होगी। फिर तुलसीदास जी ने अपनी कथा को भाखाबद्ध लिया। यहाँ काव्य भाषा की प्रश्न शक्ति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस दृष्टि से किसी क्षेत्र की काव्य भाषा वहाँ की समाज को प्रतिफलित करती है। समूचे मध्य देश की काव्य भाषा के आधार पर हर युग में एक रहा है। कभी आरंभ में वह खड़ी बोली था तो कभी खड़ी बोली ब्रज भाषा का मिला जुला रूप। फिर मध्यकाल में ब्रज भाषा और अंशतः अवधी, और अब आधुनिक काल में यह आधार फिर से खड़ी बोली हुआ। कुमायूं से पंत ने स्मितनपन के बैसवाड़े से निराला, ब्रज क्षेत्र में महादेव वर्मा और भोजपुरी क्षेत्र से प्रसाद आकर एक खड़ी बोली के आधार पर इस नए काव्य आंदोलन को जन्म देते हैं, जो आधुनिक कविता की विशिष्टतम उपलब्धि बनता है। छायावादी कविता इतने बोली क्षेत्रों के संस्कार अपने में समाहित किए हैं, जो घुल मिलकर एक काव्य भाषा में रचे गए हैं। हिंदी क्षेत्र की भाषिक एकता का सबसे बड़ा प्रमाण या सामान्य काव्य भाषा का प्रयोग है। आधुनिक काल में इस मध्य देश अथवा हिंदी प्रदेश की पहचान बनाने में धीरेन्द्र वर्मा, राहुल जी, वासुदेव शरण अग्रवाल प्रमुख है। राजनीतिक क्षेत्र के विचारकों में राम मनोहर लोहिया का ध्यान इस ओर गया है। राजनीतिक क्षेत्र पे उर्दू जो बोलचाल की खड़ी बोली का ही एक रूप है, हिंदी काव्य भाषा से अलग अलग हो जाती है। यहाँ स्मरणीय है कि यह अलगाव सांप्रदायिक धरातल पर कभी नहीं रहा। अलगाव का यही कोई आधार रहा तो यह कि उर्दू दरबार से जुड़ी रहती, यादव बाजार से भी उसका संबंध बराबर बना रहा और हिंदी विविध बोलियों के रूप में जनसाधारण में प्रयुक्त होती रही। इसलिए कायस्थ जैसी हिंदू जात दरबार में संबंध होने के कारण उर्दू प्रयोग में अग्रणी रही है और खत्री तथा अग्रवाल जैसी व्यापारिक जातियां अपने आगमन के साथ हिंदी का प्रसार करती रही हैं। खत्री तथा अग्रवाल जैसी व्यापारिक जातियां अपने आगमन के साथ हिंदी का प्रसार करती रही। एक ही खड़ी बोली के दो रूप या अलग अलग ढंग से संस्कारित और प्रचारित हुए। कविता में यह संस्कार एकदम फर्क हो गया और अलगाव हिंदू मुसलमान के आधार पर कभी नहीं हुआ। जायसी रहीम रसखान जैसे मुसलमान हिंदी में लिखते थे। जायसी रहीम रसखान जैसे मुसलमान हिंदी में लिखते थे और हिंदुओं में चकबस्त सरसार फिराक उर्दू परंपरा के श्रेष्ठतम रचनाकार है और हिंदुओं में चकबस्त सरसार फिराक उर्दू परंपरा के श्रेष्ठतम रचनाकार हैं। जैसा कि कहा गया, हिंदी उर्दू में अंतर बोलचाल के स्तर पर नहीं, अंतर साहित्य के स्तर पर है। ठीक है। भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की वजह से कुछ छंद विधान को लेकर पर अधिकतर काव्य भाषा की प्रयोग विधि में अंतर के कारण सांस्कृतिक और दरबारी अनुषंगों के ही होने से खड़ी बोली के दोनों रूप है। उर्दू खड़ी बोली हिंदी आलेखकों विशेषता ब्रज भाषा के समर्थकों द्वारा यामिनी कहकर संबोधित किया गया। ये फिर से देख लेते हैं। उर्दू और खड़ी बोली हिंदी लेखकों विशेषता ब्रज भाषा के समर्थकों द्वारा यामिनी कहकर संबोधित किया गया। यह तिरस्कार सूचक विशेषण उर्दू के लिए नहीं, खड़ी बोली मात्र के लिए था। इस्लामी दरबार से संपर्क के कारण फिर उर्दू ने वाणिक या मात्रिक भारतीय परंपरा के किसी छंद विधान को स्वीकार नहीं किया और इससे भी अधिक उर्दू शैली में अलगाव आया। काव्य भाषा की प्रयोग विधि के कारण उर्दू की यह विशेषता थी कि उसने दरबार और बाजार दोनों एक साथ साधा था। वह उच्च संस्कृत से जुड़ी थी, पर अपने नाम से अनुरूप लश्कर के बाजार से कभी भी जो बोलचाल का ही रूप कविता के बराबर सुरक्षित रहा है। उर्दू में शेर लिखा नहीं जाता, कहा जाता है। उर्दू में शेर लिखा नहीं जाता, कहा जाता है। एक अत्यंत मौलिक तथा गुणात्मक अंतर यही कारण है कि जिससे उर्दू काव्य भाषा के अर्थ क्षमता बोलचाल के मुहावरे से उपजती है, न कि कवियों द्वारा विकसित विशिष्ट बिंब विधान से। मुहावरा कहा जाता है, बिंब कहा नहीं जाता, बनाया जाता है। मुहावरा कहा जाता है, बिंब कहा नहीं, बनाया जाता है। उस दृष्टि से यह अंतर्विरोध भी रोचक है कि उर्दू जो व्याकरण की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी का निकटतम रूप है, काव्य भाषा के स्तर पर उससे अलग हो जाती है और मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि जो व्याकरणिक आधार पर अपेक्षाकृत अलग है, काव्य भाषा के स्तर पर एक साहित्य का निर्माण करती है, जिसे हम हिंदी साहित्य का संश्लिष्ट रूप कहते हैं।
3 किसी साहित्य के आरंभ की पहचान वहाँ की जा सकती है जहाँ वह धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुख हो रहा है। संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्रकला के बारे में भी यह बात सच होगी। इस दृष्टि से हिंदी के सिद्धोनाथों जो संस्कृत साहित्य की निष्पक्ष प्राकृत हुई। दूसरा चक्र, जैसा कहा गया है, सिद्धोनाथों की गुहा वाणियों से आरंभ होता है। भाषा और साहित्य आरंभिक रूप कैसे एक साथ परिवर्तित होता है यह देखना अपने में बड़ा रोचक है। शायद भाषा ऐसा नया उभरता रूप है जिसे संध्या भाषा उचित कहा गया है। रहस्य, भावना, कर्मकांड को एक ही ठीक ठाक आत्मसात करता है। यही कारण है कि वैदिक साहित्य में एक और नाथ तो सिद्धों की वाणियों में दूसरी ओर धर्म साहित्य एक दूसरे से घुले मिले दिखाई देते हैं। दोनों युगों की भाषा भी मंत्र, कर्मकांड, रहस्य वाङ्मय का अविभक्त रूप प्रस्तुत करती है। सिद्धोनाथों के युग से निकलकर हिंदी के संतों में साहित्य का प्रथम उन्मीलन उत्तर में दिखाई पड़ता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सिद्धोनाथों के युग से निकलकर हिंदी संतों में साहित्य का प्रथम उन्मीलन उत्तर में दिखाई देता है, ठीक है। और जिसका प्रतिरूप दक्कनी में पुरानी खड़ी बोली सूफी साहित्य है। संतों के यहाँ तो रहस्यानुभूति के गूढ़ स्वर हैं, या फिर नए व्यवहारिक जगत के प्रवेश करने पर हिंदू, मुस्लिम और ऊंच नीच के विद्वेष को मिटाने का यत्न है, जो विरोधों के शमन का बड़ा गहरा रचनात्मक उपक्रम है, जिसे हिंदी में आदिकाल कहा जाता है। उसे राहुल जी के द्वारा सिद्ध सामंत युग कहा गया है। मतलब देख लेते हैं एक बार फिर से। जिसे हिंदी में आदिकाल कहा जाता है, उसे राहुल जी ने सिद्ध सामंत युग कहा गया है। इसकी अवधि 760 से लेकर 1300 तक स्थिर की गई है, ठीक है। 760 से लेकर 1300 स्थिर की गई है। इस काल की प्रतिनिधि रचनाओं का एक संकलन उन्होंने हिंदी काव्य धारा के रूप में किया है, ठीक है, शीर्षक में। इसके अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, प्रवृत्तियों के कवि एकत्र हुए, जिसे सिद्धनाथ, रासो, जैन परंपरा के कवि अगल बगल मिलते हैं और आदिकाल का पूरा वैविध्य उभर कर सामने आता है। भाषा की दृष्टि से यह समझना कठिन हो जाता है कि किन कवियों में अपभ्रंश का रूप चल रहा है और कहाँ से हिंदी का उदय हुआ है। इस संदर्भ में एक कसौटी हो सकती है कि जहाँ भाषा में पर्शक उभर कर आए हैं, वहाँ हिंदी का आरंभ माना जाता है, क्योंकि आधुनिक आर्य भाषाओं के विश्लेषणात्मक रूपों की यही सही पहचान होगी। इस दृष्टि से चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो की भाषा हिंदी का आरंभिक रूप मानी जाती है। गोरखबानी में भी स्वतंत्र पर्शक रूप मिलते हैं। अभिअंतर की त्यागे माया, दुविधा मेट सहज में रहे। राहुल जी गोरखबानी की तरह इस भाषा को 15वीं-16वीं सदी को मानते हैं, जबकि गोरखनाथ का समय उन्होंने 9वीं सदी स्थिर किया है। इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो के भाषा रूप की प्रामाणिकता अभी तक विवादास्पद बनी हुई है। इस संदर्भ में आदिकालीन भाषा का व्याकरण रूप स्थिर करना कठिन है। काव्य भाषा के व्यापक स्वरूप को संवेदना की अंतर प्रक्रिया के में ही उसका वास्तविक स्थिति समझी जा सकती है। हिंदी के इस आरंभिक साहित्य में धार्मिक ऐहिक तत्व एक दूसरे से में घुले मिले हैं। सिद्धोनाथों में यह मिलावट अधिक है। आगे चलकर रासो साहित्य विद्यापति में ऐहिकता का स्वर प्रबल हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदी के इस आरंभिक साहित्य में धार्मिक और ऐहिक तत्व एक दूसरे से घुले मिले हैं। सिद्धोनाथों में यह मिलावट अधिक है। आगे चलकर रासो साहित्य और विद्यापति में ऐहिकता का स्वर प्रबल हो जाता है। फिर मिलावट एक दूसरा रूप रासो साहित्य द्रष्टव्य है, जहाँ वीर श्रृंगार एक दूसरे से मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम बहुत समझ कर कहा है, बहुत समझ बूझ कर कहा है। उनकी दृष्टि से इस काल का केंद्रीय साहित्य रासो काव्य, ना कि सिद्धनाथों की बानियाँ। उनकी दृष्टि में इस काल का केंद्रीय साहित्य रासो काव्य, ना कि सिद्धनाथों की बानियाँ। आचार्य शुक्ल की दृष्टि से यह बानियाँ धर्म और कर्मकांड के प्रभाव अधिक है। साहित्य का ऐहिक रूप वहाँ कम ही है। फिर भी भाषा की दृष्टि से हिंदी की वास्तविक शुरुआत जितने स्पष्ट रूप में रासों में दिखाई देती है, फिर उतनी अपभ्रंश आधारित बानियों में नहीं। जहाँ संस्कृत विभक्ति का अविशिष्ट रूप
हाथ से बने रूपों में सरही भूनी ही दिखाई देता और स्वतंत्र पर्शक अभी विकसित नहीं हुए। फिर आचार्य शुक्ल ने नामकरण में वीर शब्द ही नहीं गाथा का भी विशिष्ट अर्थ है। नामकरण में वीर शब्द ही नहीं गाथा शब्द भी विशिष्ट अर्थ है। गाथा के साथ शौर्य और सिवेलरी के तत्व जुड़े हुए हैं। गाथा के साथ शौर्य और सिवेलरी के शब्द तत्व जुड़े हुए हैं, जहाँ वीर का प्रेरक भाव अनिवार्य रूप से श्रृंगार है। ठीक है, जो वीर गाथा में वीर और श्रृंगार एक युग्म के वैचित्र होते हैं। धर्म ऐहिकता, फिर ऐहिकता में वीर और श्रृंगार का अंतर्भाव है लगता है। ईश्वर की परिकल्पना में मनुष्य को सृजा जा रहा है। महान उदात्त वीर तेजस्वी हैं, जबकि आगे भक्ति काल में ईश्वर को मनुष्य के रूप में सृजा गया। माखन चोरी करते, उखल में से बांधे जाते, फिर प्रिया के विरह में विलपते। ठीक है, हिंदी क्षेत्र की व्यापकता और वास्तविक प्रमाण तो यह आदिकाल में मिलता है। हिंदी क्षेत्र में व्यापकता और वास्तविक प्रमाण आदिकाल में मिलता है, या फिर आधुनिक काल में। भक्ति काल रीति काल क्षेत्र का अपेक्षा के सिमट गया है। काल के अंतर्गत राष्ट्र और जन साहित्य पछाह का सिद्धों की बानी और फिर विद्यापति के पूर्वी क्षेत्र और नाथ साहित्य तो समूचे उत्तर भारत के एक बड़े भाग में फैला हुआ है। वह फिर से देख लेते हैं। काल के अंतर्गत रासो और जैन साहित्य पछा का सिद्धों की बानी, फिर विद्यापति के पूर्वी क्षेत्र नाथ साहित्य तो समूचे उत्तर भारत के बड़े भाग में फैला हुआ है। शायद इसीलिए वे घूमंत प्रकृति के थे। जो कई अपभ्रंशों के कई जनपदों का संस्कार हिंदी काव्य भाषा में अंतर्भुक्त हुआ है। इस संदर्भ में एक समस्या बराबर विद्वानों का ध्यान खोजती रही है कि आधुनिक काल की बोलियों, राजस्थानी बिहारी के क्षेत्र आदि के काल के कवियों की सक्रियता तो दिखाई देती है, पर पश्चिमी पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में इस अवधि में क्या क्या साहित्य लिखा गया है, इसका कुछ पता नहीं चलता। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस समस्या को बार बार जूझने का उपक्रम किया है। द्वितीय व्याख्यान के आरंभ में कहते हैं, हजारी जी, हमने बताया है कि इस बात का निर्णय करना कठिन है कि अवधि ब्रजभाषा क्षेत्र के उत्पन्न वही की भाषा बोलने वाले लोगों ने किस प्रकार के साहित्य की रचना की थी, जिसका परवर्ती विकास अवधि और ब्रजभाषा साहित्य ग्रंथ, क्योंकि 10वीं से 14वीं शताब्दी के भीतर इन क्षेत्रों में कोई रचना हुई भी तो उसका प्रमाणिक रूप हमें प्राप्त नहीं है। यह एक रोचक तथ्य है कि बहुत कुछ इसकी समांतर स्थिति आधुनिक काल के आरंभिक चरणों में मिलती है। इस काल में काव्य भाषा एक बार फिर खड़ी बोली के आधार पर विकसित हुई, पर इस समय अधिकांश लेखक गैर खड़ी बोली के क्षेत्रों में हैं। संख्या में सबसे अधिक बड़े लेखक भोजपुरी के क्षेत्र में मिलेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हरिओर जी प्रसाद, प्रेमचंद, आचार्य शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, दिनकर, रेणु जी सब पूरब के शाखिन हैं। सब पूरब के शाखिन हैं, जिनकी ओर मीर साहब तो पीट करके बैठ जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा बुंदेली क्षेत्र के हैं। सुमित्रानंदन पंत कुमायूं और महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला भक्ति चरण वर्मा बच्चन अवधि क्षेत्र के हैं। ब्रजभाषा क्षेत्र की प्रतिनिधि महादेवी वर्मा जी हैं और ठेठ खड़ी बोली क्षेत्र के सिर्फ जैनेन्द्र कुमार जी हैं। ठीक है, आगे का जन्म भोजपुरी क्षेत्र में हुआ, यद्यपि उनकी मातृ भाषा पंजाबी कही जाती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। संख्या में सबसे अधिक बड़े लेखक भोजपुरी क्षेत्र में मिलेंगे। भारतेंद्र जी, हरिओर प्रसाद, प्रेमचंद,
प्रेमचंद, हजार शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रेणु जी, ये सब पूरब के साकिन हैं, जिनकी ओर मीर साहब तो पीट करके बैठ जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा बुंदेली क्षेत्र के हैं, सुमित्रा नंदन पंत कुमायूं के हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हमारे निराला भक्ति चरण वर्मा तथा बच्चन जी अवधि क्षेत्र के हैं। ब्रज भाषा क्षेत्र की प्रतिनिधि महादेवी वर्मा है। ठेठ खड़ी बोली क्षेत्र में सिर्फ जैनेन्द्र जी हैं। आगे का जन्म भोजपुरी क्षेत्र में हो, यद्यप उनकी मातृभाषा पंजाबी कही जाती है। आदिकाल और आधुनिक काल के बीच भाषिक परिस्थितियों का सामान्य एक विलक्षण सहयोग है। यदि कई सौ वर्षों बाद कोई इस काल में सिंधी साहित्य का इतिहास लिखने बैठे तो शायद उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह इस समय से टकराना होगा कि आखिर खड़ी बोली पर आधारित काव्य भाषा के परिदृश्य में से खड़ी बोली के अपने घर के सारे लेखक कहाँ चले गए। एक बार फिर से देख लीजिए। कई सौ वर्षों के बाद इस काल में साहित्य लिखने बैठे तो शायद उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की तरह इस समस्या से टकराना होगा कि आखिर खड़ी बोली पर आधारित काव्य भाषा के परिदृश्य से खड़ी बोली के अपने घर के सारे लेखक कहाँ चले गए। इस चकराने वाली स्थिति तब तक चलती व्याख्या यही हो सकती है कि पार्श्ववर्ती के क्षेत्र जब केंद्र की ओर मुक्त रहते हैं तो केंद्र में अपनी सक्रियता कम हो जाती है। भाषिक संदर्भ में इसे यूँ आगे कहा जा सकता है, समूचा हिंदी क्षेत्र आधुनिक आर्य भाषा काल के आरंभ से ही शायद कुछ पहले विस्तार के कारण द्विभाषी या कि एक भाषी कह रहा है। अपने पारिवारिक सीमित संदर्भ में वह क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करता है और पूरे हिंदी क्षेत्र में संप्रेषण के लिए वह उस काल का मध्य देशी शिष्ट भाषा व्यवहार करता है। यह मध्यदेशी शिष्ट भाषा आरंभ में खड़ी बोली ब्रज का मिला जुला रूप थे। यह मध्यशिष्ट भाषा आरंभ में खड़ी बोली ब्रज भाषा मिला जुला थे, फिर मध्यकाल में ब्रज भाषा का प्रधान हो गया, साथ में अवधि भी व्यक्त हुई और आधुनिक काल में शिष्ट का भाषा फिर खड़ी बोली के आधार पर विकसित हुई। इस प्रक्रिया में हिंदी क्षेत्र का रचनाकार जिस परिनिष्ठित भाषा का व्यवहार करता है वह एक और उसकी मातृभाषा सदृश तो दूसरी ओर किसी सीमा तक अर्जित और सीखी हुई। तब इस काल में सक्रिय रचनाकारों में संभवतः उस कोटि के लेखक संख्या में अधिक होंगे जो विविध बोली क्षेत्रों से संबंधित हैं। दूसरी ओर व्याकरणिक अस्थिरता की समस्या वहाँ सबसे अधिक है। हिंदी का यह बहुरूपी स्वरूप आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के संदर्भ में अतुलनीय है। बांग्ला की बोली बांग्ला भाषा अथवा मराठी की बोली मराठी भाषा, इस बीच के कोटि के अंतर नहीं। जैसा ब्रज भाषा और मानक खड़ी बोली हिंदी या भोजपुरी मानक खड़ी बोली हिंदी के बीच है, इस भले हल्के से भाषित द्वैत का सम्मान करने में हिंदी रचनाकार अपनी काव्य भाषा के साथ कई प्रकार के प्रयोग करता है और शायद यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कभी कभी देखा जा सकता है कि उसके केंद्र में से उठकर आने वाली रचनाकार अपेक्षाकृत कम है बजाय पार्श्वता क्षेत्र के रचनाकारों के। छायावादी काव्य आंदोलन में जैसा संकेत किया गया कि हिंदी क्षेत्र की 4 बोलियां हैं, भोजपुरी अवधि कुमायूं ब्रज का संस्कार सक्रिय रहा, जबकि ठेठ खड़ी बोली क्षेत्र का कोई कभी इसमें प्रमुखता नहीं पा सका। वैसे ही हिंदी के आरंभिक काल में पश्चिमी से जैन और रासो काव्य का रूप उभरा, पूर्व से सिद्धों के गीतों का, बाद में एक फिर से देख लेते हैं। हिंदी के आरंभिक काल में पश्चिम से जैन रासो काव्य का रूप उभरा और पूर्व से सिद्धों के गीतों का, बाद में विद्यापति के पदों का। नाथ कवि अलबत्ता पूरे हिंदी क्षेत्र में उसके बाहर के भी बहते पानी की तरह रमते हुए हैं। हिंदी संवेदना के विकास का इस भाषिक और जनपदी विस्तार तथा वैविध्य से घनिष्ठ संबंध है। यह वैविध्य एक कारण है जिसमें हम पाते हैं कि हिंदी संवेदना सीधे सरल रूप में बहुत कम विकसित हुई है। आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वर और मनुष्य के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है और यह समाहार अंतहीन प्रक्रिया है। आधुनिक काल और तक आते आते कवि इसे बखूबी समझता है। द्वंद्वों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता है, वह एक मंत्र है।
अंतर्द्वंद्वों से जूझते हैं। जिस भारतीय मानस की बात आरंभ में कही गई थी, हिंदी काव्य का कवि उसका बहुत अच्छा उदाहरण पेश करता दिखलाता है। भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक क्योंकि उसके विकास में अनेक जाति तत्व घुल मिल गए हैं। हिंदी भाषा साहित्य और संस्कृत की प्रकृति सामासिक क्योंकि वहाँ कई जनपदों की भाषा बोलियां क्षेत्रीय विशेषता समरस हुई है। वैविध्य और समरसता जैसे यही इस पूरी सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया का मूल सूत्र है। आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है। विषयों का काव्य रूपों का काव्य का भाषा के आधार रूपों का पर समरसता की प्रक्रिया उत्तरोत्तर सूक्ष्म स्तरों पर बैठती गई है। विचारों बोलियों और वाणियों से आरंभ होकर वह रचनात्मक परिकल्पना तक उतरी है। आधुनिक काल में प्रसाद की कामिनी निराला की तुलसीदास में एक जगह समरसता श्रद्धा और ईड़ा की टकराहट से उपजती है, तो दूसरी जगह कवि की प्रिया रत्नावली की सहसा तुलसी की दृष्टि से माता भारती का रूप ग्रहण कर लेती है। श्रद्धा, ईड़ा, रत्नावली और भारती एक दूसरे से टकराती हुई क्रमशः कवि दृष्टि से सूक्ष्म और समरस बनाती है। सिद्ध कवि सरहपा देख लेते हैं इनके बारे में। राहुल जी के अनुसार हिंदी परंपरा के पहले कवि भोग में निर्वाण और काया में तीर्थ देखते हैं। चंद्रबदाई विद्यापति क्रमशः वीर और श्रृंगार तथा भक्ति श्रृंगार को समरस करते हैं। नाथ परंपरा राजाओं की योगी बनाती चलती हैं, क्योंकि तांबा तुम्बा से ये दो ही तांबा तुम्बा ये दो ही सूचा, राजा ही थे जोगी ऊंचा। तांबा डूबे तुम्बा तीरे, जीवे जोगी राजा मरे। इम्पोर्टेंट है। चरपटनाथ जी की शब्दी, ठीक है। ऐसे में अपेक्षा के सीधा सरल दृष्टिकोण जैन कवियों का है, जो अपनी धर्म साधना में किसी अन्य तत्व को नहीं मिलाते। शायद ही यही कारण है कि जिससे आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में इस लेखन को विवेचन की सीमा से बाहर रखा, क्योंकि उनकी दृष्टि से मूलतः उपदेश परक है, इसलिए नहीं कि वह धर्म प्रधान है। जैसी कि वंजना अजय प्रसाद द्विवेदी ने अपने आदिकाल को पहले व्याख्यान में देने जान पड़ते हैं। रहस्य, कर्मकांड और मंत्र की आदिकालीन अभिव्यक्ति कुछ थिराती है, तो कवि के लिए पहली समस्या यही है कि वह यथार्थ के विविध द्वंद्वों से उलझ कर उन्हें अंदर के समझने की कोशिश करे और धर्म और एकता के वीर और श्रृंगार भक्ति श्रृंगार के द्वंद्व में सिद्धनाथों की वाणियों, विविध राशों काव्य और विद्यापति के पद जन्मते हैं। आदिकालीन साहित्य का परिदृश्य जितना सच्चा और उतना ही ऐतिहासिक भी है। कवि काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। इम्पॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने कहा था कि इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना, यानी कवि और यदि अपने इर्द गिर्द के संचार और जीवन को देख परख कर उसे अर्थ देता है, तो आलोचक और इतिहासकार कवि की इस रचना में अर्थ का संधान करता है और उसे संवर्धित करता है। रचना, आलोचना और साहित्य इतिहास जो मानवीय जीविका के जीवन में अर्थ संधान के क्रमिक चरण हैं। इस दृष्टि से परवर्ती बौद्ध संप्रदायों के प्रभाव से आदिकालीन भाषा, संवेदना, रहस्य, कर्मकांड और मंत्र की संप्रति बौद्ध धर्म का संस्कार देश के पूर्वी भागों में अधिक प्रबल रहा। यही कारण है कि जिससे सिद्धों के चर्यापद पूर्वी क्षेत्र में रचे गए हैं। ध्यान रखना, पश्चिम में राजनीतिक उथल पुथल तीव्र थी। बाहर से आक्रमणकारियों की लहर पर लहर आ रही थी। तब वहाँ वीर गाथा काव्य का सृजन वैसा ही सजग था जहाँ यहाँ वीर और श्रृंगार का संगम था। पूर्व में भक्ति साधना के साथ श्रृंगार जुड़ा था। सिद्धों के गीतों में और आगे चलकर विद्यापति के गीतों में अलग अलग जनपदों की परिस्थितियाँ, वहाँ की बोलियों के संस्कार और साहित्यिक प्रवृत्तियों के एक दूसरे में घुली मिली हैं। आदिकालीन में विविध जनपदों में जो साहित्य रचा गया,
आदिकाल में जो विविध जनपदों में साहित्य रचा गया, संचार साधनों की अविकसित परिस्थितियों के कारण उसका परस्पर बहुत संपर्क रहा होगा। ऐसा समझ में नहीं आता, इसलिए वहाँ उस तरह की एकात्मकता नहीं दिखती जैसी परवर्ती भक्ति और रीतिकाल में दृष्टव्य है। नाथों की वाणियों अवश्य पूरे उत्तर भारत में फैल गई, जिनका उत्तराधिकारी आगे संत कवि को मिला ना। इम्पोर्टेंट है, देख लो आप लोग सब लोग। नाथों की वाणी अवश्य ही पूरे उत्तर भारत में फैल गई, जिसका उत्तराधिकारी संत कवियों में मिला। आदिकाल कहने की किसी साहित्यिक विशेषता का बोध नहीं होता, जबकि वीर गाथा काल से अभिधान से एक निश्चित प्रवृत्ति प्रकट होती है। आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्रिय है। वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल को प्रस्तावित किया है। इस नामकरण पीछे दो पुष्ट है। इस नामकरण के पीछे दो पुष्ट तर्क साफ देखे जा सकते हैं। एक तो यह कि आदिकाल का अन्य काव्य धाराओं जैसे सिद्धनाथ जैन संबंध प्रत्येक रूप से किसी न किसी धर्म साधना से रहा है, जबकि वीर गाथा रासो काव्य चाहे वीरत्व मूलक हो या श्रृंगार मूलक हो, जैसा कि अधिकांशतः दोनों का मिश्रण है, अपनी प्रकृति में पूरी तरह से ऐहिक है। दूसरे यह भी दृष्टव्य कि वीर गाथात्मक काव्यों की लीला भूमि या रचना भूमि ठीक मध्य प्रदेश का केंद्र ना भी हो, पर वहाँ घटनाओं का सीधा संबंध दिल्ली आगरा से रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह जिज्ञासा आदिकाल के अंत ठेठ मध्य देश के कैसे साहित्य की रचना हो रही है, अभी तक इसका कोई संतोषजनक समाधान भले न हो सके, पर इस क्षेत्र के जीवन क्रम को प्रभावित करने वाली घटनाओं का चित्रण इस काल के अंतर्गत रासो काव्य में ही होता है। आर्य भाषा के रूप में हिंदी काव्य भाषा का विकास कब से माना जाए, इसके लिए प्रधान कसौटियों हमने प्रसर्गों के उदय की प्रस्तावित की है। इस आधार पर पूर्व में सिद्धों और पश्चिम में जैन कवियों की रचनाएं अधिकांशतः अभ्रेष की स्थिति ही सूचित करती है। प्रसर्गों का रूप तो नाथों की वाणियों में दिखाई देने लगता है। पिंड ते ब्रह्मांड मनवा ने कहा, सुनगरी में कल में हमको, ठीक है, ये पूछ सकते हैं पंक्ति, मतलब ये लाइन देके कि किसकी है, तो ये नाथों में है, ठीक है, ये सिद्धों में पूछ सकते हैं। इन वाणियों का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी के आसपास स्थिर किया है। 1400 के लगभग पूर्वी क्षेत्र में विद्यापति की रचना काल माना गया है। 1400 के लगभग पूर्वी क्षेत्र में विद्यापति की रचना काल माना गया है। यहाँ भी कवि की सामासिक शैली के बावजूद प्रसंग मिलते हैं। ताके कपट के बिहार आन का सेचान के सोपलाह, रासो काव्य की जिसे रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के केंद्र में रखते हैं। रासो काव्य जिसे आचार्य शुक्ल जी आदिकाल के केंद्र में रखते हैं, अधिकतर पश्चिम में रचा गया। इनमें से दो प्रधान काव्य पृथ्वीराज रासो और विसल देव रासो का रचनाकाल 1350 के आसपास का है। इन प्रसंगों का रूप बराबर देखा जा सकता है, पर अनेक स्थल ऐसे हैं जहां विभक्तियां समाप्त हो चुकी हैं, किंतु प्रसंग अभी उभरे नहीं है। यहाँ यह भाषा की वह संधि है। ऐसी स्थिति में बहुत बार प्रसंगों के अभाव में व्याख्याकार संपादक को अर्थ निकालने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तब वह अर्थ की दोहरी संभावना का उल्लेख कर देता है। सामान्यतः संदर्भ के अनुसार अर्थ स्पष्ट हो जाता है। प्रसंगों के बिना भाषा कैसे चलती है, इसका एक रोचक और भावपूर्ण प्रसंग जयचंद के द्वारा आयोजित नृत्य संगीत समारोह के चित्र में मिलता है। जमनी कपट उच्च महिल मुख जानू शरद अम्ब सरसी कोर, ठीक। पृथ्वीराज रासो के व्याख्याकार माता प्रसाद गुप्त ने अर्थ दिया है, यवनिकाओं के कपड़ों में महिलाओं के उत्तम मुख मानो शरद के अब्र में शशि की कोरे हों। यहाँ से स्पष्ट कपट और अम्ब के बाद अधिकरण शशि के बाद संबंध प्रसंग उपस्थित है।